Good evening to all dear students. Very good evening. कैसे हैं सभी? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? सभी लोग बताइए, कमेंट में बताइए कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है सभी को? और जो स्क्रीन पर लिखा है वो अच्छे से दिख रहा है? कमेंट में बताइए, वॉइस क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग बताइए कैसी चल रही तैयारी सभी लोगों की। थ्योरी कर रहे हो आप लोग साथ में एमसीक्यूज के साथ? एमसीक्यूज के साथ साथ थ्योरी पोर्शन कर रहे हो? हाँ, थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों होना चाहिए क्योंकि अब आपके पास काफ़ी टाइम मिला है आपको। ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए तो आप अच्छी तरह से करो। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी करना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग को अब जैसा कि जो भी चैप्टर्स रह गए थे अब तो वो कंप्लीट करवा दिए गए हैं। ये लास्ट चैप्टर रह गया था जो अभी हम एक दो क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। फिर आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके अकॉर्डिंग ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो आपका मतलब क्लासेस रहेंगे वो बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। सभी लोग थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों के वीडियोस जो हैं आपको अवेलेबल है, आप उसको रिपीट करके पढ़ते रहिएगा। जहाँ भी अगर समझ नहीं आएगा, कोई डाउट होगा, आप व्हाट्सएप नंबर 8789694229 पर मैसेज कीजिएगा। यहाँ से आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जब बैच कंप्लीट होने वाला है अब कुछ ही दो तीन क्लासेस में, उसके बाद आप लोग को अच्छे से रिवीजन करना है। हाँ, थ्योरी भी करना है और एमसीक्यूज डेली करना है। प्रैक्टिस से ही आप लोग को एक पता चलेगा, कॉन्सेप्ट बनेगा, आदत बनेगी और फिर आप एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे थे जो टीकाकरण से रोके जा सकने वाली बीमारियां हैं उनके बारे में। पिछले क्लासेस में हमने ट्यूबरकुलोसिस और किसके बारे में पढ़ा है? हमने पैरालिसिस के बारे में, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ा, टेटनस के बारे में पढ़ा था, है ना, डिप्थेरिया के बारे में पढ़ा था, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस के बारे में पढ़ा था, पर्ट्यूसिस। इन सभी बीमारियों के बारे में हमने डिटेल से स्टडी की है। आज की क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में हम पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो, इंग्लिश में हम इसको पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो ही कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पोलियोमाइलाइटिस पढ़ने वाले हैं। आप लोग में से कितने लोग हैं जो पोलियो के बारे में जानते हैं, मतलब पोलियो के बारे में जो भी पता है आपको, कमेंट में बताइए कि पोलियो क्या है। पोलियो क्या है, सभी लोग कमेंट में बताइए। चलिए बताइए सभी लोग कमेंट में, पोलियो क्या होता है, जो भी जानते हैं इसके बारे में बताइए।
ठीक है। तो पोलियो के बारे में जैसा आप लोग बता रहे हो कि ये क्या होता है, इसमें पैरालाइसिस होता है, ठीक है। पोलियो में आपने बताया कि ये पैरालाइसिस होता है, ठीक बात है। और ठीक है, पोलियो वायरस के कारण होता है, बिल्कुल सही। पोलियो क्या होता है, वायरस के कारण होने वाला बीमारी है। और हाथ पैर में हाँ पैरालाइसिस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम थोड़ा अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, पोलियो क्या होता है कि ये पोलियो वायरस के द्वारा बहुत ही तेजी से होने वाला इन्फेक्शन है, जो कि सबसे पहले ये हमारे आहार नाल, जहाँ से हम खाना वाना खाते हैं, जहाँ खाना पचता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल इसी को कहते हैं, आहार नाल को ही, उसको सबसे पहले प्रभावित करेगा। लेकिन लगभग 1% मामले में यह वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संक्रमित कर भिन्न स्तरीय पक्षाघात उत्पन्न करता है, ठीक है, पैरालाइसिस करता है। कैसे, जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तब ये क्या करेगा, पैरालाइसिस करेगा। सभी को समझ आ रहा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अगर इन्फेक्शन होगा पोलियो का, उससे क्या हो जाएगा, उससे पैरालाइसिस होगा, ठीक है। इसके अलावा पोलियो वायरस के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं, पोलियो के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं, इनको हम सेरोटाइप कहते हैं। इसके टाइप को क्या कहेंगे, सेरोटाइप कहेंगे। और सबसे पहला जो ये करेगा इन्फेक्शन, वो हमारे आहार नाल में करेगा। और अगर तंत्रिका तंत्र में करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस होगा। कौन से वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है। कितने इसके प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। सभी को क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखिए कौन कौन से इसके प्रकार हैं। तो रोकथाम योग्य बीमारी कौन कौन सी है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 को बर्न हाइट कहते हैं, टाइप 2 को लेंसिंग कहते हैं, और 3 को लियोन कहते हैं, ठीक है। क्या है, बर्न हाइट, लेंसिंग और लियोन। अब चलिए टाइप 1 को पढ़ेंगे, 1 बाय 1 इन तीनों टाइप को पढ़ेंगे। टाइप 1 जो पोलियो वायरस होता है, ये पोलियो का सबसे मुख्य एवं टाइप 2 जो होता है सबसे कम जिम्मेदार मतलब कारण होता है, ठीक है। पोलियो होने का सबसे मुख्य जो जिम्मेदार कारण है वो है पोलियो 1, है ना। टाइप 1 जो होता है सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, टाइप 2 बहुत कम जिम्मेदार होता है, ठीक है। क्लियर है। अब चलिए, मानव पोलियो वायरस एकमात्र मेजबान होने के कारण यह एक उन्मूलन योग्य इराडिकेबल बीमारी है, मतलब ठीक है, मानव में जो होता है पोलियो वायरस से वो मेजबान है, मतलब कि ये फैलता नहीं है, ठीक है। तो फैलता नहीं है तो इसके वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, उन्मूलन कर सकते हैं, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। हमारे देश में चल रहे राष्ट्रीय टीकाकरण एवं पल्स पोलियो कार्यक्रम के कारण यह बीमारी लगभग उन्मूलित हो चुकी है, ठीक है। ये बीमारी पोलियो का अभी ये मोस्टली खत्म हो चुका है। मानव इस एकमात्र ज्ञात स्रोत है लक्ष्यहीन रोगी यानी सब क्लिनिकल केसेस संक्रमण के फैलाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। देखिए, जिनको इन्फेक्शन है और अगर उनमें लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति सबसे ज़्यादा संक्रमण को फैलाते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति सबसे ज़्यादा संक्रमण को फैलाते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। मानव एक ऐसा स्रोत होता है जिसमें लक्षण दिखाई नहीं देता है, ये दूसरों को, ये क्या है, दूसरों में इनसे क्या है, इन्फेक्शन फैलाव हो सकता है, फैल सकता है, ठीक है। अब देखिए, लक्षण प्रकट होने के लिए 10 दिन पूर्व से 10 दिन पश्चात तक की अवधि सामान्य संक्रामक अवधि होती है, ठीक है। लक्षण प्रकट जैसे कि कब कब ये फैल सकता है,
अगर पोलियो की बात करें कि कब ये फैल सकता है, तो ये जब लक्षण दिखाई देने वाला होता है उससे 10 दिन पहले, और जब लक्षण दिखाई दे देता है उसके 10 दिन बाद। तो ये जो 10-10 दिन का पीरियड है, इसमें सबसे ज़्यादा संक्रमण फैलने का चांस होता है। सभी को बताइए, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको, ठीक है? तो मोस्टली आप इस चीज़ को मेन समझो, बाकी उतना आपको समझना नहीं है। ये समझना है कि अब हमारे इंडिया में जो है वो पोलियो ख़त्म हो चुका है बीमारी, ठीक है? नेक्स्ट आ जाइए। यह मुख्यतः शिशु एवं बाल्यावस्था की बीमारी है। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है? ये किस में होता है बीमारी? शिशु में और बाल अवस्था में, ठीक है? और 6 माह से 3 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है? कितना एज ग्रुप आपको याद रहना चाहिए? 6 महीने से 3 वर्ष तक, ठीक है? 6 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चों में सबसे अधिक होता है। अब चलिए, संदूषित हाथ, पानी, दूध, भोजन, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, मक्खियाँ, ये सब क्या करते हैं? संक्रमण फैलाते हैं। मुख, ग्रसनी, स्राव एवं इनसे संदूषित पदार्थ संक्रमण के अन्य स्रोत है, ठीक है? आपको पूछेगा कि पोलियो कैसे फैल सकता है, तो पोलियो फैल सकता है गंदे हाथ से, गंदे पानी से, दूध से, भोजन से, कुछ ऐसा वस्तु जो इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, मक्खी, ये सब क्या है? पोलियो वायरस को फैलाते हैं, ठीक है? इसके अलावा ये चीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान रखना। इसके अलावा उद्भवन काल यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है? इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन काल की सिम्टम कितने दिन के अंदर दिखाई देता है संक्रमण होने के? 7 से 14 दिन, ठीक है? 10 to 14 डेज का जो ये होता है, ड्यूरेशन होता है, इसमें संक्रमण दिखाई देता है, ठीक है? इंसान में संक्रमण मतलब लक्षण दिखाई देता है 7 से 14 दिन। याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अब चलेंगे हम टाइप्स, ठीक है? कि हमारा जो पोलियो है वो जब हमारे शरीर में पोलियो होता है बीमारी, तो बीमारी को हम कितने टाइप में बांटेंगे? हम क्या करेंगे? बीमारी को हम कितने टाइप में बांटते हैं? तो देखिए, पहला जो बीमारी है वो है अप्रकटित या आलक्षणिक पोलियो, ठीक है? इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं इनएपरेंट और एसिम्टोमेटिक पोलियो। कहने का मतलब कि इसमें क्या है, जो लक्षण है, इसमें जो लक्षण है वो दिखाई नहीं देंगे, इसमें लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है? नहीं देते हैं। किस में? अप्रकटित या फिर अलक्षणिक पोलियो में। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें लक्षण नहीं दिखाई देगा। दूसरा जो पोलियो है वो है अपूर्ण या अवर्धित पोलियो, ठीक है? जिसको हम एबॉर्टिव पोलियो कहते हैं। अपूर्ण है, पूरी तरह से जो इन्फेक्शन है वो नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है, ठीक है? अपूर्ण है, इसको हम कहेंगे। तीसरा है लकवा विहीन पोलियो, जिसको कहते हैं नॉन पैरालाइटिक पोलियो, यानी कि इन्फेक्शन हुआ है शरीर में लेकिन इसमें बॉडी में पैरालाइसिस नहीं हुआ है, ठीक है? इसमें बॉडी में पैरालाइसिस नहीं हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं? लकवा विहीन पोलियो, नॉन पैरालाइटिक पोलियो। नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद है लकवा या पक्षाघात युक्त पोलियो यानी पैरालाइटिक पोलियो। इसमें शरीर में क्या हो जाता है? पैरालाइसिस हो जाता है, ठीक है? इसमें क्या हो जाता है? बॉडी में पैरालाइसिस हो जाता है। तो हर तरह का पोलियो में पैरालाइसिस नहीं होता है। कुछ ऐसे भी पोलियो होते हैं जिसमें पैरालाइसिस नहीं होता है, जिसमें कम पोलियो इन्फेक्शन होता है, जिसमें लक्षण दिखाई नहीं देता है। कई तरह के यहाँ पर पोलियो बताए गए। नेक्स्ट अब चलिए साइन सिम्टम पे, कि जब पोलियो होता है, इन्फेक्शन पोलियो का, तो उसमें हमें कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है?
इसमें सबसे पहले तो अलक्षणिक पोलियो की बात करें तो इसमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा। पोलियो वायरस संक्रमण के मतलब 91 से 96% मामले में मरीज में कोई चिकित्सकीय लक्षण अभिव्यक्त नहीं होते हैं। ठीक है, अलक्षणिक मतलब क्या है, जिसमें लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरा जो पोलियो था वो है अवर्धित पोलियो, एबॉर्टी पोलियो। ये क्या है, 4 to 8% मामलों में पोलियो वायरस संक्रमण स्वसीमित होता है। ठीक है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, खुद से ही वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है एवं 1 से 4 दिन में स्वतः ठीक हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे वो देखिए। तो इसमें क्या होगा, मध्य दर्जे का बुखार आएगा, बहुत ज़्यादा हाई बुखार नहीं होगा। सिर में दर्द रहेगा, गले में खराश होगा, पेट में दर्द रहेगा, जी मिचलाता है, उल्टी लगता है और भूख नहीं लगता है। फिर से देखिए सिम्टम क्या होगा। सिम्टम मध्यम दर्जे का बुखार, सिर में दर्द, गले में खराश, पेट में दर्द, जी मिचलाना और उल्टी आना और भूख न लगना। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कुछ चिन्ह और लक्षण हो गए। क्लियर है, 4 दिन में ये ठीक भी हो जाता है। थर्ड वाला जो हमारे पास टाइप था वो है लकवा विहीन पोलियो। ये लगभग 1% केस में देखा जाता है कि जिसमें शरीर में लकवा नहीं मारा। तो ऐसे में सिर दर्द होता है, जी मिचलाएगा, उल्टी लगता है, गर्दन में जकड़न हो जाती है जिसको नेक रिजिडिटी कहते हैं। पीठ और टांगों में दर्द व अकड़न होता है। ठीक है, पीठ और टांगों में क्या होगा, दर्द होगा, अकड़न होगा। तो ये सभी चीज़ें लकवा विहीन पोलियो में सिम्टम दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं, लास्ट जो हमारा टाइप है वो है पक्षाघात युक्त पोलियो। ये 1% से भी कम लोगों में केस देखने को मिला है कि जिसमें पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या सिम्टम दिखाई देंगे। सबसे पहले तो स्पाइनल पोलियो होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा रीढ़ का हड्डी के अंदर से जो स्पाइनल कॉर्ड गया है उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन होगा। ठीक है, पोलियो जो है वायरस इस स्पाइनल कॉर्ड को इन्फेक्ट करेगा, इसको हम स्पाइनल पोलियो कहेंगे। नेक्स्ट कि बुखार आएगा, मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द होगा, अति संवेदनशील शीलता होगी शरीर में, मतलब संवेदना का पता नहीं चलेगा, गर्म ठंडा महसूस नहीं होगा, चुभन महसूस नहीं होगा, हाथ पैर एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, हाइपर स्थेशिया जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपर स्थेशिया, जिसमें कि जो मतलब क्या अति संवेदनशील रहेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा। ठीक है, पैरालिसिस जब हो जाएगा तब तो मतलब नम हो जाएगा, नहीं पता चलेगा सेंसेशन। लेकिन उसके पहले क्या है, जैसे इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम में बहुत तेज मतलब संवेदनशीलता होता है। ठीक है, हर चीज़ का अनुभव बहुत जल्दी होता है, हाथ पैरों में अगर कुछ टच हो रहा है, गर्मी ठंडा कुछ भी है तो दर्द है तो वो काफ़ी तेज पता चलता है। इसके अलावा पैरालिसिस में पता है कि हाथों में क्या होता है, कंपन दिखाई देता है। ठीक है, पैरालिसिस में क्या होता है, हाथों में ट्रेमर्स होते हैं, कंपन दिखाई देता है। डीप टेंडन रिफ्लक्स में कमी आएगी। ठीक है, डीप टेंडन रिफ्लक्स जो पैरों में हम मतलब हैमर के थ्रू, छोटा हैमर रहता है पैरों में, ये घुटना है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से एक हैमर के थ्रू चेक करते हैं, मारकर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कि मतलब यहाँ पर कोई मतलब पैरालिसिस को चेक करने के लिए किया जाता है। अगर ये बैक चला जाएगा मारने पे तब तो ये एक्टिव है, या फिर आगे की ओर आता है तब ये एक्टिव है। लेकिन इसमें क्या होगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स में कमी आ जाएगी, ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं होगा, तो उसको मतलब हम पैरालिसिस को कंसीडर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सिम्टम दिखाई देंगे। इसके अलावा हाथ पैरों में लटकन युक्त पक्षाघात यानी फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, जो कि हाथों की तुलना में पैरों में अधिक होता है। ठीक है, पैर कैसा होगा, एकदम बिल्कुल लूज पूस सा होगा, ऐसे मतलब नीचे की ओर लटका रहेगा पैर, और इंसान
मतलब उठकर बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। पैरालिसिस में यही होता है कि उसके जो हाथ पैर होते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, इवन फेस भी, तो वो काम नहीं करता है, उस वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाता है। और देखिए जैसा कि ये फेफड़ा है, तो फेफड़े के नीचे होता है डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। तो डायफ्राम और उसके जो अंतर परशुक या अंतर पसलियाँ होती हैं, उसमें भी अगर पैरालिसिस हो जाए तो इंसान को सांस लेने में तकलीफ होगा। ठीक है, क्योंकि डायफ्राम और ये जो फेफड़ा है, फेफड़े के नीचे एक मसल्स है जो फेफड़े को सपोर्ट करके रखता है, एक जगह पे बनाकर रखता है। इसके अलावा जो रीब्स होते हैं, इस तरह से इसके रीब्स होते हैं, वो मतलब सांस लेते समय फेफड़े को फैलाने और सिकुड़ाने का काम करते हैं। अगर इन पसलियों में और डायफ्राम में, जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम डायफ्राम कहेंगे, अगर इसमें गड़बड़ हो जाता है, इसमें पैरालिसिस हो जाता है, तो उसके कारण फिर क्या होगा कि इंसान सांस नहीं ले पाएगा, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी। तो ये हो गया सिम्टम्स हमने जो देखे, अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग हमने पोलियो का सिम्टम्स देखा। क्लियर है सभी को? कमेंट में बताइए, सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, सभी लोग बताइए, यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया? चलिए अब हम समझते हैं कि किस तरह से बचाव करेंगे पोलियो को। पोलियो को बचाने के लिए हम सबसे पहले तो नियमित टीकाकरण करवाते हैं, ठीक है, जिसको हम रूटीन इम्यूनाइजेशन कहते हैं। बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, बच्चे के एज के अकॉर्डिंग जो उसको वैक्सीन लगना चाहिए उसको हम लगाते हैं, ताकि कई जानलेवा बीमारियों से पहले ही उसको बचाया जा सके। ठीक है, तो उसी में से एक बीमारी है पोलियो। पोलियो को बचाने के लिए भी नियमित टीकाकरण दिया जाता है। अब देखिए सेकंड है कि स्थानिक प्रसव के मामले में ओपीवी की 0 डोज या 0 खुराक जो है जन्म पर दी जाती है। ठीक है, जहाँ भी अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी होता है तो वहाँ पर क्या है कि जन्म के समय 3 डोज लगता है। एक होता है हेपेटाइटिस बी का, एक होता है बीसीजी, और तीसरा होता है ओपीवी का 0 डोज। ठीक है, 2 बूंद। तो ये 3 वैक्सीन जन्म के समय हम बच्चे को दिला देते हैं। नेक्स्ट चलिए, माह पर ओपीवी की 3 खुराक पेंटावैलेंट टीकों के साथ और 3.5 माह पर निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन यानी कि इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन या आईपीवी का 1 खुराक आईएम यानी मसल्स में दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ओपीवी का 3 खुराक हम देते हैं, ठीक है, और 3.5 महीने पे हम आईपीवी देते हैं। ओपीवी जो होता है ओरल दिया जाता है, आईपीवी जो होता है वो मसल्स में, मांसपेशियों में दिया जाता है, और ये इनएक्टिव पोलियो वायरस होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद 16 से 24 माह पर, 16 से 24 महीने पे यानी कि लगभग 18 महीने पे ओपीवी का बूस्टर डोज दिया जाता है डीपीटी के साथ। ठीक है, जब डीपीटी के का देते हैं 16 से 24 महीने पे बूस्टर डोज, तो उसी के साथ हम ओपीवी का बूस्टर डोज दे देते हैं। पूरक टीकाकरण यानी सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन इसमें हम देकर और बीमारी को बचा सकते हैं। तो ये हो गए कि हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो पोलियो का वैक्सीन है वो किस तरह से दिया जा रहा है। ठीक है, कि इसको कौन कौन से एज ग्रुप में हम पोलियो का देते हैं, तो जन्म के समय, ठीक है, उसके बाद 3 खुराक इसको देते हैं, उसके बाद 3.5 महीने पे हमने आईपीवी दे दिया, फिर 16 से 18 महीने पे हमने एक बूस्टर डोज दे दिया। यही था इसको पोलियो को बचाने का तरीका। अब यहाँ पर देखिए उन्मत्त या जंगली पोलियो वायरस जो होता है, जिसको हम वाइल्ड पोलियो वायरस कहते हैं, उसके संचरण या परागमन को रोकने हेतु पल्स पोलियो टीकाकरण स्टार्ट किया गया। ये 1995 में हमारे देश में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवसों
यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज और NIDs का आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये दिवस 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है और राष्ट्रीय टीकाकरण के को पूरे देश में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को उनके टीकाकरण स्तर के निरपेक्ष OPV टीके की एक खुराक यानी 2 बूंद मुंह द्वारा दी जाती है। ठीक है, 5 वर्ष तक के बच्चों को बिल्कुल इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन पे फोकस करना है। हमारे यहाँ जंगली पोलियो वायरस को बचाने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, पल्स पोलियो टीकाकरण 1995 में। याद रखिएगा, पल्स पोलियो टीकाकरण वाइल्ड पोलियो वायरस को ख़त्म करने के लिए दिया गया। ठीक है, ये मतलब 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पे वर्ष 2 बार, मतलब कि एक साल में 2 बार 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पे ये स्टार्ट किया जाता है और इसमें 5 वर्ष के जो उससे कम बच्चे होते हैं उन पे OPV का यानी ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद खुराक देनी है मुंह से। ठीक है, तो यही है इसका स्ट्रैटेजी पल्स पोलियो वैक्सीन का टीका इम्यूनाइजेशन का। क्लियर है सभी को? बताइए कब स्टार्ट हुआ था पल्स पोलियो टीकाकरण, कब स्टार्ट हुआ था बताइए। पल्स पोलियो टीकाकरण कब स्टार्ट हुआ? हाँ बिल्कुल, 1995 में। ठीक है, 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण स्टार्ट हुआ। तो ये हो गया आपका पोलियो जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पोलियो कैसे होता है, कैसे फैलता है और ये हमारे कौन कौन से भाग को अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और आहार नाल। फिर इसके कई टाइप हमने देखे वायरस के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जिसमें 1 सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरस है और सबसे ज़्यादा होने वाला है। और जो जो टाइप 2 होता है वो कम डेंजरस होता है, कम होता है। इसके अलावा हमने ये सब पढ़ा कि ये सबसे ज़्यादा संक्रमण कब फैलाता है। 10 दिन, लक्षण दिखाई देने के 10 दिन पहले और 10 दिन बाद। ठीक है, ये किस उम्र के बच्चों में होता है? 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों में। ठीक है, कैसे फैलता है? दूषित हाथ, पानी, भोजन, उसके कोई संक्रमित वस्तु उससे। इसका उद्भवन काल यानी इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 7 से 14 दिन का। इस बीमारी का, पोलियो बीमारी का कितना प्रकार है? 4। अप्रकट या अलक्षणिक, अपूर्ण, लकवा विहीन और लकवा। ठीक है, इसमें हम लक्षण देखेंगे हर टाइप के अकॉर्डिंग। जैसा कि पहला जो टाइप था अलाक्षणिक, तो इसमें कोई भी लक्षण अभिव्यक्त नहीं होते हैं। दूसरा जो टाइप था अवर्धित पोलियो, जिसमें कि खुद ही से ये 4 दिन के अंदर ठीक हो जाता है, जिसमें बुखार, सिर दर्द, गले में खराश, पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी और भूख न लगना जैसी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तीसरा जो है लकवा विहीन, इसमें सिर दर्द, जी मिचलाना, उल्टी लगना, गले में दर्द या जकड़न और पीठ और टांग में दर्द व अकड़न दिखाई देगा। जो पक्षाघात यानी कि पोलियो मार देता है, उसमें स्पाइनल पोलियो होगा, बुखार लगेगा, मांसपेशियों में दर्द होता है, शरीर में बहुत ज़्यादा गति संवेदनशीलता होता है, हाथों में कंपन, जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स होता है उसमें कमी देखने को मिलेगा, हाथ पैरों का लटकन युक्त पक्षाघात होगा, यानी बिल्कुल रिलैक्स्ड रहेगा। हाथ पैर कैसा होगा? बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है। हाथों की तुलना में पैर में सबसे ज़्यादा पैरालिसिस प्रभावित करता है। तो ये कुछ लक्षण हमने पढ़े। इसके अलावा हमने इसको कैसे बचाना है, तो मोस्टली इसका टीकाकरण, जो नियमित टीकाकरण दिया जाता है बच्चों को जन्म के समय OPV का, फिर उसके बाद 3 खुराक, फिर 3.5 महीने पे IPV का, फिर 16 से 24 महीने पे OPV का बूस्टर डोज देते हैं, और कुछ सप्लीमेंट्री वैक्सीन या जो इम्यूनाइजेशन होता है उसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, OPV देते हैं और फिर बच्चे को पोलियो होने से बचाते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक? बताइए।
चलिए, अब ये टॉपिक क्लियर है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, कौन सा है अब। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो चलिए हेपेटाइटिस बी देखते हैं। हेपेटाइटिस बी देखिए, पूर्व में सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता था हेपेटाइटिस बी, ठीक है। सामान्यतः वाहनीय मार्ग यानी कि पैरेंटीरल रूट द्वारा संचरित एवं तीव्र दैहिक संक्रमण है, जो कि मुख्यतः यकृत को प्रभावित करता है और हमारे इंडिया में सबसे बड़ी जन स्वास्थ्य समस्या है, ठीक है। अब देखिए हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस देखिए, हेपेट का मतलब होता है लीवर, ठीक है, और आइटिस का मतलब होता है सूजन, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, यानी लीवर में सूजन दिखाई देता है। किसके कारण? हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण। ये एक वायरस से होने वाला बीमारी है, इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण क्या होता है? लीवर में सूजन देखने को मिलता है। ये कैसे फैलता है हमारे शरीर में? जो हमारा ब्लड है, इस ब्लड में जो सीरम होता है, ब्लड में क्या होता है? सीरम होता है ना, प्लाज्मा में सीरम होता है। तो ब्लड में जो सीरम है उसमें ये ब्लड किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में जाता है, हेल्दी पर्सन में जाता है, तो उसको बीमारी कर देगा, इन्फेक्शन कर देगा, ठीक है। ये कैसे फैला? पैरेंटीरल रूट से, यानी कि याद रखिएगा ब्लड के द्वारा फैला, ठीक है। ये एक जानलेवा बीमारी है, क्लियर है। इसको हम पहले सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते थे। हेपेटाइटिस बी को हम कौन से नाम से जानते थे? सीरम हेपेटाइटिस के जानलेवा बीमारी है, पैरेंटीरल रूट से फैलता है, यानी कि जो ब्लड है उससे फैलता है, ठीक है। ये हमारे लीवर में सूजन करेगा और हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो समझ में आ गया हेपेटाइटिस बी का इंट्रोडक्शन, क्लियर है। हाँ, 21 वायरस से होता है, हेपेटाइटिस बी है तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस से ही होगा। कैसे फैलेगा? पैरेंटीरल यानी ब्लड के थ्रू। अब चलिए, अब समझते हैं इसका एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, महामारी विज्ञान। इसमें समझिए, एपिडेमियोलॉजी में हम 3 चीज़ देखते हैं, ठीक है। इसमें 3 चीज़ हम देखते हैं। होस्ट, सबसे पहले एजेंट देखते हैं कि कौन ये बीमारी किया, उसके बाद इसका होस्ट कौन है, किसको बीमारी हुआ और किस इन्वायरमेंट में हुआ, ठीक है। ये 3 चीज़ हम एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते? एजेंट, यानी कि कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिसने बीमारी किया, तो कौन था? हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो था वो इसका बीमारी करता है। और होस्ट कौन होता है इसमें? इंसान होता है। किसको ये होता है? इंसान को, ह्यूमन को होता है। किस इन्वायरमेंट में होता है? तो ये जो भी मतलब किसी भी इन्वायरमेंट में ब्लड के थ्रू, ठीक है, ये ब्लड के थ्रू क्या है? फैलता है। किसी भी इन्वायरमेंट में ब्लड के थ्रू ये फैलता है। तो यहाँ इन्वायरमेंट में हम कर सकते हैं जो क्राउडेड इन्फेक्टेड प्लेस रहेगा, इन्फेक्टेड लोगों के पास इन्फेक्टेड प्लेस और ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर आसानी से क्या है? इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे में फैल सकता है। तो ये एपिडेमियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, जो शॉर्ट में आपको यहाँ पर बता दी। चलिए इसी को देख लेते हैं, महामारी विज्ञान या एपिडेमियोलॉजी। देखिए, यह हेपेटाइटिस बी नामक आरएनए वायरस से जनित तीव्र दैहिक संक्रमण यानी एक्यूट सिस्टेमिक इन्फेक्शन है। मुख्यतः ये यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। क्या है? यकृत को प्रभावित करेगा। ये हेपेटाइटिस बी के आरएनए वायरस के द्वारा होता है। किस वायरस के द्वारा होता है? आरएनए वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है वो आरएनए वायरस के द्वारा होता है। ये हमारे शरीर में
जो है एक्यूट सिस्टेमिक इन्फेक्शन करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति जो है रोगी एवं वाहक संक्रमण के एकमात्र स्रोत होते हैं। ठीक है, जो भी रोगी है, जो भी पेशेंट है, वो क्या है, संक्रमक के एकमात्र स्रोत है, एक ऐसा सोर्स है जहाँ से इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो कौन इसका इन्फेक्शन करने वाला है, जो पेशेंट होगा या जिसके अंदर, शरीर के अंदर इन्फेक्शन है, वो उसको हम वाहक कहेंगे। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही ऐसे मतलब सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं जहाँ से इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, रोगी से और वाहक से। क्लियर है। इसके अलावा संदूषित रक्त जो है वो मुख्य संक्रामक पदार्थ होता है। ठीक है, जो ब्लड होता है वो सबसे ज़्यादा, ब्लड जो होता है संदूषित ब्लड, यानी कि ब्लड जो है वो क्या है, इन्फेक्टेड ब्लड से आसानी से संक्रमण होता है। क्लियर है यहाँ तक। कौन से वायरस से होता है, कमेंट में बताइए, किस वायरस से हेपेटाइटिस बी होता है। हाँ बिल्कुल, ये जो है वो हेपेटाइटिस बी नाम के आरएनए वायरस से होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी के आरएनए वायरस से होता है। ठीक है, हाँ, पूरे शरीर में होता है और यकृत को प्रभावित करेगा। चलिए, अब ये बताइए, हाँ, ये कैसे फैलता है, कैसे फैलेगा एक इंसान से दूसरे में। ब्लड के थ्रू फैलेगा। ठीक है, ब्लड के थ्रू फैलेगा। अब चलिए, हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये तुलनात्मक रूप से स्थिर एवं वातावरणीय सतहों पर कई दिनों तक जीवित रहने वाला वायरस है, जिसे सोडियम हाइपोक्लोराइड और ऑटोक्लेव द्वारा नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ये वायरस है ना, वो नॉर्मली मरता नहीं है आसानी से। ये हमारे आसपास सतहों पे आराम से पड़ा रहेगा इन्वायरमेंट में, लेकिन ये मरेगा नहीं। इसके लिए इसको मतलब मारने के लिए, किल करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको भाप स्टीम में ऑटोक्लेव के द्वारा मार सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह से हम इस इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट है, संक्रामकता अवधि कितने दिन का होता है, तो ये कई महीनों से लेकर कई वर्ष तक होता है। ठीक है, कई महीनों से लेकर एक वर्ष तक ये जो है एक संक्रामक अवधि होता है, किसी भी इंसान के द्वारा ये फैलाया जा सकता है जो इन्फेक्टेड है। नेक्स्ट आ जाइए, हेपेटाइटिस बी वायरस में 3 भिन्न एंटीजन होते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस बी में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 3। सरफेस या ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, ठीक है, उसके बाद कोर एंटीजन, उसके बाद ई एंटीजन। कितने हुए, 3 हुए, है ना। हेपेटाइटिस बी ई, हेपेटाइटिस बी कोर यानी कि सी, और सरफेस या फिर हम इसी को ऑस्ट्रेलियन एंटीजन कहते हैं। तो ये हेपेटाइटिस बी, एच बी का मतलब हुआ हेपेटाइटिस बी। ठीक है, बाकी जो एस लिखा हुआ है यहाँ उसका मतलब सरफेस, ए जी का मतलब है ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। तो एंटीजन का क्या मतलब है, जो एंटीजन क्या होता है, जो क्या करता है, बीमारी करता है, शरीर में इंटर करने के बाद क्या करता है, ये बीमारी करता है, इसी को हम एंटीजन कहते हैं। और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर बनता है, और ये इस एंटीजन के साथ, इसको शॉर्ट में एजी लिखते हैं, एंटीजन के साथ रिएक्शन करके हमारे शरीर को बचाता है, प्रिवेंट करता है और बीमारी से बचाता है। तो कैसे बचाया इसको, इसने एंटीबॉडी ने एंटीजन को मार दिया, किल कर दिया, तो इसके द्वारा फिर हमें इन्फेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है वो 3 एंटीजन है हेपेटाइटिस बी में। ठीक है, हेपेटाइटिस बी में कितने एंटीजन है, 3 है। एक सरफेस या ऑस्ट्रेलियन, एक कोर और
तीसरा है ई एंटीजन। याद रहेगा तीनों? ठीक है। अब चलिए यहाँ देखिए, ये एंटीजन यानी कि जो सरफेस एंटीजन है या कोर है या ई एंटीजन है, ये इसके निर्माण को उत्तेजित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये एंटीजन? हेपेटाइटिस बी को करने वाली बीमारी, मतलब बीमारी करने वाले एंटीजन है। ये सामान्यतः एक रक्तजनित यानी ब्लड बॉर्न संक्रमण है, जो कि संक्रमित माँ से बच्चे को या बच्चे से बच्चे को या यौन क्रिया के दौरान एक दूसरे को साझेदार को संचरित हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया कि ये कैसे फैलेगा, कैसे फैलता है? ये ब्लड बॉर्न डिजीज है। ठीक है, ब्लड के कांटेक्ट, इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में आने से क्या होता है? ये फैलता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, इसको जब ये ब्लड से फैलता है तो इसको जो संक्रमित माँ होती है उससे बच्चे को मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, संक्रमित माँ से मतलब जो बच्चे में जाता है ये इन्फेक्शन, उसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। और अगर बच्चे से बच्चे में फैला, ठीक है, मान लीजिए बच्चा बर्थ हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, और एक बच्चे से दूसरे बच्चे में अगर संक्रमण फैलता है, उसको हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी कि सेम लेवल पे, और वर्टिकल यानी कि हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। ठीक है, हायर से लोअर। तो माँ से बच्चे में अगर संक्रमण हुआ तो हो गया वर्टिकल, अगर बच्चे से बच्चे में हुआ वो हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये अगर जो कपल्स होते हैं हस्बैंड वाइफ, वो उसमें यौन संचरण या फिर कोई भी इंसान जो यौन संचरण करेगा इन्फेक्टेड पर्सन से, उसको ये इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का। नेक्स्ट, अब चलिए चिन्ह एवं लक्षण देखेंगे, पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइन सिम्टम दिखाई देते हैं जब इंसान को हेपेटाइटिस बी होता है। देखिए, हेपेटाइटिस बी का प्रारंभ धीरे धीरे यानी कि इंसीडियस या ग्रेजुअल एवं अस्पष्ट होता है, इसका पता नहीं चलता है। संक्रमण न्यूनतम यकृत क्षति के साथ अलाक्षणिक यानी एसिम्टोमेटिक हो सकता है, या तीव्र अथवा दीर्घकालिक संक्रमण में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसमें इन्फेक्शन जो स्टार्टिंग टाइम में होता है तो उसका लक्षण दिखाई नहीं देगा, सिम्टम्स पता नहीं चलेगा, ये धीरे धीरे क्या होगा? दीर्घकालिक संक्रमण में परिवर्तित होगा। ठीक है, बहुत लंबे समय में परिवर्तन होगा, मतलब इन्फेक्शन होगा लंबे समय के लिए, और धीरे धीरे फिर सिम्टम दिखाई देता है। जब जो इन्फेक्शन है वो कम समय के लिए रहेगा, यानी कि जो तीव्र या अल्पकालिक रहेगा, तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो उसमें दिखाई देगा मध्यम बुखार होगा, भूख में कमी लगेगा, जी मिचलाता है, उल्टी आता है। ठीक है, पेट में ऊपरी भाग में दर्द होगा, पोलियो हो सकता है, यकृत और प्लीहा के आकार में वृद्धि होगा, यकृत को दबाने पर दर्द होगा। इसके अलावा त्वचा पर दरारें और पित्ती यानी कि अर्टिकेरिया, हाँ, चकता चकता जैसा हाथ पैर में हो जाएगा, जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, तो ये सभी सिम्टम दिखाई देते हैं जब क्या होता है? तीव्र या फिर अल्पकालिक हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, तीव्र या अल्पकालिक जो हेपेटाइटिस होता है उसमें ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। फिर से समझ लीजिए, मध्यम बुखार होगा, भूख में कमी लगेगा, जी मिचलाता है, उल्टी आएगा, पेट के ऊपरी भाग में दर्द होगा, पीलिया हो सकता है, शरीर हाथ पैर पीला दिखेगा, यकृत और प्लीहा जो होता है, ठीक है, यानी कि लीवर और जो स्प्लीन है उसमें सूजन आ जाएगा, सूजन के कारण क्या होगा? इसकी आकार बढ़ जाएगी, यकृत के पास दबाने पे दर्द होगा। ठीक है, त्वचा फटने लगेगा और त्वचा पे चकता चकता रेड रेड टाइप का ऐसा दिखाई देगा, जोड़ों में दर्द होगा। तो ये जब कम समय के लिए इन्फेक्शन होता है, तीव्र संक्रमण होता है, तो उस समय ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दीर्घ या दीर्घकालिक हेपेटाइटिस की, यानी लंबे समय जो के लिए हेपेटाइटिस होता है, तो उसमें क्या दिखाई देता है, ये जो रहेगा पूरा हाथ पैर में येलोइनेस जो होगा वो दीर्घकालिक पीलिया के वजह से होगा। ठीक है, दीर्घकालिक पीलिया होगा यानी कि पूरा उसका हाथ पैर पीला पड़ जाएगा लंबे समय के लिए। यकृत एंजाइम का उच्च स्तर, अगर हम एलएफटी करवा कर देखते हैं, ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट, कौन सा टेस्ट करवाएंगे, लीवर के फंक्शन का टेस्ट अगर करवाएंगे तो उसमें हम जो लीवर के द्वारा जो एंजाइम्स बनते हैं इनका मात्रा बढ़ा हुआ आएगा, इनका मात्रा क्या होगा, बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, इनका मात्रा बढ़ा हुआ एंजाइम का आएगा, क्योंकि लीवर में सूजन है, सूजन रहने के कारण उसका जो सेल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है एंजाइम को, तो इस वजह से यकृत का एंजाइम का उच्च स्तर होगा। यकृत दृढ़ीकरण यानी कि इसमें सिरोसिस हो जाएगा, लीवर के जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके सेल्स जो है टूटने लगेंगे, नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। यकृत असफलता यानी कि हेपेटाइटिस फेलियर होने लगेगा। ठीक है, यानी कि अब क्या होगा, यकृत जो है वो अपना काम नहीं करेगा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इन्फेक्शन हो जाता है हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन के वजह से, वायरस के वजह से। ठीक है, तो ये दीर्घकालिक रूप से काफ़ी खतरनाक जो हेपेटाइटिस है उसमें ये सभी चीज़ें दिखती है। अल्टीमेट लास्ट में क्या हो गया, लीवर फेल हो जाता है। ठीक है, लीवर फेलियर हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हेपेटाइटिस वो है विस्फोटक यानी कि फुल्मिनेंट हेपेटाइटिस। ठीक है, फुल्मिनेंट या विस्फोटक हेपेटाइटिस में कैसा लगता है इंसान को, बेचैनी लगेगा, कंपन होता है हाथ पैर में, और उसका बीपी जो होगा वो कम हो जाएगा, उसका ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाएगा, उसके जो पैनक्रियाज है उसमें भी इन्फेक्शन पकड़ लेगा। ठीक है, लीवर से इन्फेक्शन पैनक्रियाज में भी फैल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज में भी लीवर से इन्फेक्शन फैल जाएगा। खून का थक्का बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें विसंगति आएगा, कोगुलोपैथी होगा। ठीक है, प्रॉब्लम होगा ब्लड क्लॉट होने में। गुर्दे में कार्य में विसंगति आएगा, यानी रीनल डिसफंक्शन हो जाएगा, किडनी भी क्या होगा, काम नहीं करेगा, किडनी भी काम नहीं करेगा। तो इस तरह से जो सभी अलग अलग बॉडी के जो सिस्टम है, पार्ट हैं, सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई देगा हेपेटाइटिस बी के कारण। नेक्स्ट अब चलते हैं इसका मैनेजमेंट। ठीक है, जिसको हम उपचारात्मक प्रबंध या फिर हम इसको थेराप्यूटिक मैनेजमेंट कहते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अल्पकालीन या तीव्र हेपेटाइटिस जो होता है, कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है, केवल लाक्षणिक एवं सहारात्मक उपचार करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, अल्पकालिक या फिर तीव्र हेपेटाइटिस जो होता है वो इसका उपचार कोई अभी तक नहीं है, लेकिन इसमें जितने सिम्टम दिखते हैं बस उसी को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, करते हैं। और जो दीर्घकालिक होते हैं उसके लिए हम क्या क्या मतलब ट्रीटमेंट करेंगे वो देखिए यहाँ पर। जैसे अल्फ़ा इंटरफेरॉन फेरॉन अल्फ़ा इंटरफेरॉन जो होता है ये हम देते हैं मेडिसिन। इसमें हम 5 to 10 मिलियन इकाई मसल्स में देंगे, आईएम सप्ताह में 3 बार देंगे, 4 से 6 महीने तक। ठीक है, 4 से 6 महीने तक मसल्स के अंदर एक सप्ताह में 3 बार। कब तक देना है, 4 से 6 महीने तक देना है। डोज कितना होना चाहिए, 5 से 10 मिलियन होना चाहिए। ठीक है, और दवा का नाम क्या है, अल्फा इंटरफेरॉन। ठीक है, अल्फा इंटरफेरॉन दवा का नाम है। तो ये जब हेपेटाइटिस लंबे समय तक होता है तो वैसी स्थिति में हम ये मेडिसिन ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा लेम्यूडिन ये मेडिसिन है 3 mg पर केजी पर डे, 1 वर्ष तक हम 1 साल के लिए हम देते हैं। विस्फोटक हेपेटाइटिस एंटीबायोटिक जो एंटीबायोथेरेपी यानी कि न्यूमोमाइसिन और एम्पिसिलिन, ये सब एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं हेपेटाइटिस को ठीक करने के लिए। इसके अलावा
लैक्टुलोज यानी कि अगर क्या होगा, इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए हम लैक्टुलोज 10 से 15 ml पर डे 3 विभाजित खुराकों में देते हैं। दस से 15 ml एक दिन के अंदर, ठीक है, 3 बार हम देंगे, ठीक है। लैक्टुलोज ये सिरप टाइप का होता है। फिर होता है 10% ग्लूकोज हम आईवी दे देंगे, ठीक है, क्योंकि शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज की कमी होने लगती है, कमज़ोरी हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए हम बाहर से 10% जो ग्लूकोज है वो हम नस में जैसे नॉर्मल स्लाइन ये सब चढ़ाते हैं आरे लेने से, सब उस तरह से हम दे देंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट। फिर से समझिए ट्रीटमेंट को। जो दीर्घकालिक हेपेटाइटिस होता है उसके लिए अल्फा इंटरफेरॉन, लेम्यूडिन, विस्फोटक हेपेटाइटिस, एंटीबायोथेरेपी, लैक्टुलोज और 10% ग्लूकोज आईवी देते हैं, ठीक है। इतना ही याद रखना है आपको, डोज और कितना दिन के लिए देना है इतना याद नहीं रखने की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, अब आपको समझना है कि इसको हम कैसे बचाएंगे, कैसे प्रिवेंशन करेंगे, ठीक है। तो इसके बचाव के लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए सक्रिय टीकाकरण किया जाता है, ठीक है। बर्थ के समय ही हम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन एक खुराक लगाते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हम जन्म के समय ही लगवा लेते हैं, एक डोज। उसके बाद 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पर हम पेंटावैलेंट वैक्सीन की 3 खुराक आईएम देते हैं, ठीक है। तो पेंटावैलेंट में 5 वैक्सीन को मिलाकर बनाया गया है और इसमें हेपेटाइटिस बी भी इंक्लूड है, ठीक है, इसमें हेपेटाइटिस बी भी है। तो अगर पेंटा हम 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पे देते हैं तो उसके साथ हम हेपेटाइटिस भी दे ही देते हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर ही इंक्लूड होता है, हेपेटाइटिस बी में ही, सॉरी पेंटा में ही, ठीक है। तो 1.5, 2.5 और 3.5 महीने में पेंटा वैक्सीन हमने 3 खुराक दे देना है। उसके बाद अगर मतलब हेपेटाइटिस बी से पॉजिटिव है माँ और वो अगर अपने बच्चे को जन्म दे रही है, तो वैसे जो बच्चे होंगे उनको सक्रिय टीकाकरण के साथ हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन द्वारा निष्क्रिय टीकाकरण जन्म के 12 घंटे के अंदर ही दिया जाता है, ठीक है। जिसकी मदर क्या है, मदर है वो इन्फेक्टेड है, मदर क्या है, इन्फेक्टेड है, बच्चे को जन्म दे रही है, जन्म के 12 घंटे के अंदर ही बच्चे को हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन लगता है इंजेक्शन, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब इसके अलावा दुर्घटनाशक हेपेटाइटिस बी जो वायरस है उससे संक्रमित रक्त के संपर्क में आने पर हेपेटाइटिस बी आईजी द्वारा निष्क्रिय टीकाकरण किया जाता है, ठीक है। देखिए, अगर देखिए जैसे ही कोई एक्सीडेंटल बाद में होता है, कोई हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो जाता है, तो उसको हम उसके लिए हम क्या करते हैं, तुरंत ही उसका टेस्ट करवाएंगे और उसको हम हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन टीकाकरण दे देते हैं। जो बच्चे को हमने दिया वही हम यहाँ भी जिस पर्सन को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होगा उसको हम दे देंगे, ठीक है। दुर्घटनाशक हेपेटाइटिस बी से संक्रमित रक्त के संपर्क में आने पर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दे देते हैं। क्लियर है सभी को? बताइए, यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, अब चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, है ना, हेपेटाइटिस बी के बारे में। तो देखिए, हेपेटाइटिस बी में हमने ये समझा कि ये इसका दूसरा नाम है सीरम हेपेटाइटिस, जानलेवा बीमारी है। हमारे ब्लड के द्वारा इन्फेक्टेड पर्सन मतलब से ब्लड के द्वारा दूसरे में फैलता है। ये लीवर को प्रभावित करेगा, यकृत को, और हमारे देश का सबसे बड़ा बीमारी है। इसकी अगर एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस के आरएनए वायरस जो होता है
ठीक है। डीएनए और आरएनए वायरस होता है, तो उसमें आरएनए वायरस से फैलने वाला बीमारी है। पूरे शरीर में ये इन्फेक्शन होता है, मोस्टली लीवर को इन्फेक्शन करता है। कैसे फैलता है? संक्रमित व्यक्ति से फैलता है, रक्त के द्वारा फैलेगा, ठीक है। और इसको ये वातावरण में सतहों पे पड़ा रहता है, ख़त्म नहीं होता है, मरता नहीं है। इसको हम सोडियम हाइपोक्लोराइड या ऑटोक्लेव के द्वारा ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है बात संक्रामकता की, तो ये कई महीने से लेकर 1 वर्ष तक जो है वो फैल सकता है। इसकी कितने एंटीजन होते हैं? हेपेटाइटिस बी वायरस में 3 होते हैं, सरफेस या ऑस्ट्रेलियन, कोर एंटीजन और ई एंटीजन, ठीक है। देखिए ये जो एंटीजन होते हैं यानी सरफेस एंटीजन, इसको हम एंटी एच बी या फिर कोर एंटीजन या फिर ई एंटीजन होते हैं। ये क्या होते हैं? इसके निर्माण को तेजित करते हैं, ठीक है, बीमारी करते हैं। ये कैसे फैलते हैं? ब्लड के द्वारा फैलते हैं, माँ से बच्चे में फैलते हैं, बच्चे से बच्चे में फैलते हैं, और यौन क्रिया के द्वारा एक पर्सन से दूसरे में फैलते हैं। चिन्ह और लक्षण की बात करेंगे हम इसमें, तो ये जो मतलब है वो तीव्र और दीर्घकालिक संक्रमण में परिवर्तित होता है। जो तीव्रकालिक या अल्पकालिक हेपेटाइटिस होता है उसमें मध्यम बुखार, भूख में कमी, जी मिचलाना या उल्टी आना, पेट में ऊपरी भाग में दर्द, पीलिया यानी शरीर पीला पड़ना, यकृत और प्लीहा का आकार में वृद्धि, यकृत में दबाव पे दर्द होगा, त्वचा में दरारें दिखाई देगी और रैसेस दिखाई देगा, बॉडी पे जॉइंट में पेन होगा। तो ये सब जब कम समय के लिए हेपेटाइटिस होता है, तीव्र हेपेटाइटिस होता है, उसमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें दीर्घकालिक की, तो इसमें अगर लंबे समय तक हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन रहा है शरीर में, तो उसके कारण बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग सिस्टम में डैमेज होगा, जैसे किडनी में, लीवर में, हार्ट में, ठीक है। तो इसमें पूरे शरीर में क्या हो जाएगा? पूरा पीलिया हो जाएगा, लीवर का एंजाइम बढ़ जाएगा, यकृत मतलब खराब होने लगेगा लीवर, ठीक है, उसके सेल्स मरने लगेंगे, लास्ट में लीवर फेल हो जाता है। अगर हम फल्मिनेटिंग या विस्फोटक हेपेटाइटिस की बात करें, इसमें बेचैनी, ट्रेमर, हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया और पैनक्रिएटाइटिस, कोगुलोपैथी और रीनल डिसफंक्शन होता है, ठीक है। यानी कि किडनी फेल हो जाता है, मतलब किडनी काम नहीं करता है, खून थक्का नहीं बनेगा सही से, अग्नाशय जो होगा उसमें संक्रमण देखने को मिलेगा। ये सब हो गए सिम्टम। अब हम मैनेजमेंट की बात करें, तो मैनेजमेंट अल्पकालिक या तीव्र हेपेटाइटिस विशिष्ट उपचार इसका उपलब्ध नहीं है, सिर्फ लक्षण के आधार पे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जो दीर्घकालिक हेपेटाइटिस होता है उसके लिए अल्फा इंटरफेरॉन, लेम्यूडिन, जो ये होता है एंटीवायरल ड्रग है। विस्फोटक हेपेटाइटिस के लिए देंगे एंटीबायोथेरेपी, लैक्टुलोज और 10% ग्लूकोज हम नस में दे देंगे। इसके बचाव के लिए बच्चे को जन्म के समय से ही टीकाकरण शुरू कर दिया जाता है, जिसको हम बर्थ डोज कहते हैं। फिर 1.5, 2.5 और 3, 3.5 महीने पे हम पेंटावैलेंट में ही जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन रहता है वो दे देते हैं। उसके अलावा अगर संक्रमित माँ का डिलीवरी हो रहा है, जो बच्चा आया, उसको हम हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन लगाते हैं 12 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। अगर कोई बाहर बाद में संक्रमित हो जाता है हेपेटाइटिस बी से, उसको भी हम हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन लगा देते हैं। तो इस तरह से हम बचा सकते हैं हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होने से। तो सभी लोग कमेंट में बताइए यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर है, किन्हीं को भी कोई डाउट तो नहीं है। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पोलियो पोलियो और हेपेटाइटिस बी के बारे में डिटेल से पढ़ा, ठीक है। ये 2 टॉपिक आज की क्लास में हमने किया, और हमारा कुछ ही मतलब क्लास में, मतलब 1-2 और क्लास लगेंगे, उसके बाद हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जितना सारा कुछ है सिलेबस है वो अच्छी तरह से स्ट्रैटेजी बनाकर आप लोग को कंप्लीट करवा दिया गया है, ठीक है। तो हो जाएगा कंप्लीट अब 1-2 क्लास में, उसके बाद आपके ये जो बैच है आपका ख़त्म हो जाएगा, और
आप लोग फिर अपने से खुद से जो क्लासेस करवा दिए गए हैं आप उसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। पीडीएफ को अच्छे से पढ़िएगा, और जो भी डाउट होगा आपके पास व्हाट्सअप नंबर है 8789694229, इस पर आप कांटेक्ट करके मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी अच्छे से पढ़ोगे, तैयारी करोगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम मिल गया है और आपका इलेक्शन के बाद ही एग्ज़ाम होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, टाइम है, और आप लोग पढ़ो सभी लोग अच्छे से, और कंटिन्यू पढ़ो, बीच में छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर दिस क्लास, टेक केयर।